तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम, टैक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड टॉप 30 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीपीयू, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बाकी सारे स्टेट पीएससीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनिमल किंगडम से, टैक्सोनॉमी से और मॉर्फोलॉजी से यहीं से सवाल आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और किसी तरह का भी डाउट होगा तो आप हमें पूछिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है, द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स ए नेस्ट इज, एकमात्र ऐसा सांप है जो कि अपनी घोंसला खुद बनाता है, वो कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, वो किंग कोबरा की स्पेसिस से आती है। ठीक है, किंग कोबरा। तो किंग कोबरा तो नहीं, लेकिन इनकी जो फीमेल स्पेसिस होती है ना, वो नेस्ट बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि वो अपने एग्स को उसमें रह सके, एग्स को उसमें अच्छे से रख सके, पाल सके। ठीक है, इसलिए इसकी जो फीमेल होती है, यानी कि फीमेल जो होती है आपकी किंग कोबरा की, वही नेस्ट बनाती है। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक में से आती है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जाता है, द कलर ऑफ बॉडी ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी की जो कलर होती है वो ब्राउन होती है। क्यों होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसकी बॉडी की जो वाल होती है ना, वाल में एक पिगमेंट होती है, जिस पिगमेंट का नाम क्या है? पिगमेंट का नाम है पोरफायरिन। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, पोरफायरिन। तो इस पिगमेंट के होने के कारण क्या होता है, वो उसकी बॉडी जो रहती है, यूवी लाइट और जितने भी हार्मफुल रेडिएशन होते हैं सन से जो निकलती है, उनसे बचाने में इसकी मदद करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा, पोरफायरिन, ये पिगमेंट नाम याद रखिएगा, ये पिगमेंट होती है, इसी के कारण इसकी बॉडी जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑक्टोपस के बारे में आपने सुना ही होगा। तो देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि ऑक्टोपस कौन सी फाइलम को बिलोंग करती है। यहाँ पे आर्थ्रोपोड, एकिनोडर्म्स दी हुई है, हेमिकॉर्डेट दी गई, मोलस्क दी गई। तो ये जो ऑक्टोपस है आपकी, ये मलुस्क के अंदर आती है। ठीक है, और इसी के अंदर ये स्नेल, स्नेल जो होती है ना आपकी, ये भी सेम फाइलम के अंदर आती है, यानी कि मोलुस्का के अंदर आती है। अब ये देखिए, मोलुस्का क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट इन द सेंस कि यानी कि इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे लार्जेस्ट बताया गया। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपकी किस चीज़ की? इन्वर्टिब्रेट की। इन्वर्टिब्रेट की सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और यही बात किया जाए, सेकंड लार्जेस्ट ये है, तो लार्जेस्ट कौन होगी? तो देखिए, बहुत ही कॉमन सी बात है, लार्जेस्ट होगी आपकी आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जो है ये आपकी क्या है? लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। क्लियर है? तो आंसर है आपका मोलुस्का। ऑक्टोपस मोलुस्का से बिलोंग करती है, इस बात को आप अच्छे से ही याद रखिएगा। तो देखिए, अगला सवाल आपको पूछा जा रहा था, स्टडी रिलेटेड टू द फीसेस। फीसेस से रिलेटेड जो स्टडी होती है, जो कि कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिशेस, जितने भी सारे फिशेस होती है, उसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है इस्थियोलॉजी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, इस्थियोलॉजी कहा जाता है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जैसे भी ज्वाइन करेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के विजिट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो, चैनल से फट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आगे जाकर के जीएस की मिलने वाली है। जीएस में आप बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो देखें, क्योंकि जितने डिटेल में मैं आपको बताता हूँ उतना आपको शायद ही कोई बताएगा। क्लियर है? तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के रखिए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए आप हमें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो सवाल देखिए, सवाल में आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड जेलीफिश। तो जेलीफिश किसे कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ऑरेलिया जो होती है, इसको जेलीफिश कहा जाता है। और यही हम बात करते हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया से कन्फ्यूज मत करेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जिसको कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला पूछा जा रहा है आपको, डेविल फिश। तो डेविल फिश बिलोंग टू द जेनस ऑफ। अब आप बोलेंगे डेविल फिश क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डेविल फिश क्या होती है। तो ये देखिए गाइस, ये है आपकी डेविल फिश। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, यही है डेविल फिश। क्लियर है? तो ये जो डेविल फिश है, ये कौन सी जेनस को बिलोंग करती है, ये आपको पूछा गया इस सवाल में। तो आपका आंसर हो मोब्यूला मोब्यूलर। ठीक है, तो इसको मोब्यूला और मोब्यूलर भी कहते हैं। क्लियर है? तो मोब्यूला मोब्यूलर भी मैं लिख देता हूँ, मोब्यूलर। क्लियर है?
तो मॉब्यूला मोबुलर कहा जाता है इसकी जेनस को। अगला सवाल आपको पूछा गया था सी हॉर्स। देखिए जो सी हॉर्सेस जो होती है वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ये आपको सवाल पूछा गया है। तो देखिए ये फिशेस की क्लास को बिलोंग करता है। अगर यही आपकी इसकी फाइलम की हम बात करें तो कौन सी फाइलम को भी ये बिलोंग करती है, तो फाइलम आपकी हो जाएगी कॉर्डाटा। क्लियर है, तो कॉर्डाटा फाइलम इसकी याद रखेगा। क्लास है इसकी फिशेस। अब देखिए बहुत ही बेसिक और बेसिक ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से, आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है वो एनिमल जो कि टेरेस्ट्रियल हो और साथ ही साथ वो क्या हो, एक्वेटिक हो। ठीक है, तो ये दोनों क्षमता अगर जो किसी एक प्राणी के अंदर है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाएगा। जैसे कि आपके एग्जांपल में हो गई जितने सारे आपके रेप्टाइल्स हो गए, जितने भी रेप्टाइल्स हो गए वो सारे कोल्ड ब्लडेड हो गए। जैसे कि आपके स्नेक, लिजर्ड एक्सेट्रा, समझ जाएंगे आप। और जितने ही आपके इंसेक्ट्स जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, बीज, जितने भी आपके एम्फीबियंस हैं जैसे कि हो गए आपके फ्रॉग और बहुत सारे टॉड वगैरह। फिश तो सारे कॉमन है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको शार्क भी बता दे रहा हूँ, यानी कि शार्क भी है। ये सारे क्या, ये टेरेस्ट्रियल है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल हो या फिर एक्वाटिक हो, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो फिश हो गई आपकी, फ्रॉग हो गई, लिजर्ड हो गई, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कौन से नहीं है। तो देखिए जिंको ये भी आपकी लिविंग फॉसिल है, एलिफेंट स्ट्रू ये भी है, स्ट्रोमेटोलाइट भी है। अब देखिए डिप्लोडोकस ये क्या है, ये एक डायनासोर्स की क्या है, डायनोसेरस। ये डायनासोरस की क्या है, ये फॉसिल है, ये लिविंग नहीं है, ये डेड फॉसिल है। क्लियर है। अब यही इसको कब खोजा गया था, पहला बार 1877 में खोजा गया फॉसिल को। क्लियर है। बाकी सारे आपके लिविंग फॉसिल, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। लॉबस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए ये जो लॉबस्टर्स होती है ये क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो क्रस्टेशियन से बिलोंग करती है। क्लियर है। और ये क्रस्टेशियन क्या, तो ये आर्थ्रोपोडा से, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करती है। क्रस्टेशियन इसकी क्लासेस है। क्लियर है। तो लॉबस्टर जो होगी आपकी ये क्रस्टेशियंस है। विच वन अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मंकी। सबसे बड़ी मंकी कौन सी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी मंकी होती है मैंड्रिल। अगर जो आगे की आप सोचे तो मैंड्रिल होती है। क्लियर है। अब ये देखिए मैंड्रिल और एक और होती है ड्रिल, ये दोनों मिला करके एक जेनस से बिलोंग करती है। ठीक है, इस जेनस का नाम है बबून। ठीक है, इस जेनस का नाम बबून्स है, जो कि जेनस जो है इसकी ये पपियो है। क्लियर है। पपियो जेनस से बिलोंग करती थी पहले, लेकिन आज की जो हम बात करें तो मैंड्रिल की एक अलग जेनस बन गई जिसको हम मैंड्रिलस कहते हैं, मैंड्रिलस। ठीक है, तो अब जाकर के मैंड्रिलस अलग हो चुका है बबून से। लेकिन अगर जो इस सवाल की हम बात करें तो ये बहुत पुराना सवाल है, तो इसलिए इसका आंसर बबून रहेगा। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों आपकी बबून जेनस से बिलोंग करती थी। बट अब की हम बात करें तो मैंड्रिल सबसे बड़ी मंकी है जो कि मैंड्रिलस जेनस से बिलोंग करता है। क्लियर है। अगर जो आपको आगे जाके सवाल पूछा गया है लार्जेस्ट मंकी तो आप मैंड्रिल कहिएगा। अगर जो बबून दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप बबून को करेक्ट करिएगा। एज पर क्या पहली रिजल्ट को लेकर के आप चलेंगे, जो कि पहले मैंड्रिल और ड्रिल दोनों पपियो जेनस के अंदर आते थे। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन है, तो देखिए लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट आपका द जायंट स्क्विड है। क्लियर है, ये आपकी लार्जेस्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट है। और यही हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं कि आखिर स्मॉलेस्ट कौन है, क्योंकि लार्जेस्ट पूछ दी जा सकती है तो स्मॉलेस्ट भी पूछी जा सकती है। तो स्मॉलेस्ट में आपकी आती है रोटीफर्स। ठीक है, तो रोटीफर्स नाम याद रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट इनवर्टिब्रेट है। अगला सवाल देखिए कुछ पूछे जा रहा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्डेट। कॉर्डेट को नहीं है, स्टारफिश, डॉल्फिन, शार्क। तो देखिए डॉल्फिन, स्नेक, शार्क, इसकी जो हम बात करें तो ये सारे कॉर्डेट के अंदर आते हैं। लेकिन इससे पहले जो स्टारफिश है ना, ये स्टारफिश किसके अंदर आती थी, ये एक फाइलम के अंदर आती थी, यानी कि आती है, जिसका नाम है इकिनोडर्म्स। इकिनोडर्म्स। तो ये जो इकिनोडर्म्स होते हैं इसमें कॉर्डेटा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री नहीं मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जो इतने भी कॉर्डेट होते हैं उसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है, बायलेटरल बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती। तो इसके बाद वाले सारे फाइलम आपके क्या आ जाएंगे, कॉर्डेट के अंदर आ जाएंगे। तो आंसर में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टारफिश। क्लियर है।
तो देखिए सवाल आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम किसको कहते हैं? तो देखिए स्पॉन्जिला जो होती है आपकी, ये आपकी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गई। यही बात करेंगे यू स्पॉन्जिया, तो इसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है, बाथ स्पॉन्ज। क्लियर है? अब आपको पता होगा स्पॉन्ज क्या है। ये स्पॉन्ज एक फाइलम से बिलोंग करती है जिसका नाम है क्या? पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करती है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो स्पॉन्जिला जो होती है ये साइंटिफिक नेम, इसकी कॉमन नेम होती है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और यही ईओ स्पॉन्जिया की बात करते हैं तो ये बाथ स्पॉन्ज होती है। याद रखिएगा नाम। अगला सवाल देखिए आपको पूछा जा रहा है, मार्सुपियल कंगारू इज। जो मार्सुपियल कंगारू होती है वो क्या होती है? तो देखिए ये वीवी पेरस होती है। आखिर वीवी पेरस क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि ये गिव बर्थ टू यंग वन। ये क्या करते हैं? ये बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है, गिव बर्थ यंग वन। ओके, यानी कि ये बच्चे देती है। तो जो भी लोग बच्चे देते हैं उनको हम कहते हैं वीवीपोरस। देखिए सवाल पूछा जा रहा है आपको, कार्योटेक्सोनोमी इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विच इज बेस्ड ऑन। देखिए कार्योटेक्सोनोमी क्या होती है? ये एक नई ब्रांच है जो किस चीज़ की क्लासिफिकेशन करवाती है और किस बेसिस पे कराती है? तो देखिए ये क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो कार्योटेक्सोनोमी क्या है? एक मॉडर्न ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अनुसार उसकी हम क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? अब देखिए इनको जो बात यहाँ पे लिया जाता है कि किस किस के बेसिस पे क्या आता है, तो ये देखिए क्रोमोजम, क्रोमोजम को मैं सीआर लिखता हूँ। क्रोमोजम के नंबर पे ऊपर बेस्ड करता है, क्रोमोजम की साइज के ऊपर बेस्ड करता है और उसकी शेप के ऊपर भी बेस्ड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजम ये हमारा सही आंसर हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ क्रोमोजम हमारा सही आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए, एनिमल्स ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल हो वो अगर जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हो तो उसको हम प्लांक्टन कहते हैं। अगर जो वो एनिमल है तो उसको हम कहेंगे जू प्लांक्टन। अगर जो वो प्लांट है तो उसको हम कहेंगे फाइटो प्लांक्टन। क्लियर है? याद रखेगा अच्छे से। एक सवाल और देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है इन विच फाइलम नर्व सेल आर फाउंड बट नर्व्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एनिमल किंगडम से आपको कहा जा रहा है कौन सी फाइलम में नर्व सेल आपको देखने को मिल गई थी लेकिन अंदर नर्व्स यानी कि नर्वस सिस्टम आपको देखने को नहीं मिली थी। तो यही हम बात करते हैं सेलेंट्रेटा की। तो जो सेलेंट्रेटा होती है इस तक आपको नर्व सेल देखने को मिल रही थी, ठीक है, नर्व सेल देखने को मिल रही थी। आप देखिए किस बेसिस में हम इसकी आंसर निकालते हैं, क्योंकि सेलेंट्रेटा के बाद जितने भी फाइलम है इसके बाद सारे में आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिल जाता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम सब में आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद वाले में। लेकिन इससे पहले तो सेलेंट्रेटा है तो इसमें आपको नर्व सेल, तो इसी बेसिस पर हम मानते हैं कि सेलेंट्रेटा इसमें आपको नर्व मिलती थी और नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट थी, ठीक है। तो सेलेंट्रेटा याद रखिएगा। सवाल है आपका लंग फ्लूक इज। लंग फ्लूक क्या होती है? तो ये देखिए पारागोनिमस वेस्टरमानी होती है, इसको याद रखिएगा आप, ये सब याद करने पड़ेंगे आप। एक सवाल देखिए आपको, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है आप में से 70 से 80% लोग इसकी आंसर आप क्या करेंगे? गलत करेंगे, ठीक है, आप रॉन्ग कर जाएंगे। आपको सवाल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे इंसेक्ट नहीं है। तो आप देखेंगे कॉकरोच, मस्कीटो, बेडबग, स्पाइडर, श्योरली आप इसको गलत करेंगे। बट ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ यहाँ पे, क्योंकि बिंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा अगर जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कॉकरोच हो गई, इंसेक्ट हो गई, बेडबग भी इंसेक्ट हो गए, मस्कीटो भी इंसेक्ट हो गए, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं होती है। स्पाइडर क्या होती है? स्पाइडर एक अलग चीज़ को बिलोंग करती है जिसको हम कहते हैं एरेक्निड्स। एरेक्निड्स, ठीक है, तो एरेक्निड्स इसको कहते हैं, जो कि ये किसको बिलोंग करती है अभी आप समझ जाइएगा। एक एग्जांपल दूंगा आप समझ जाइएगा, स्कॉर्पियो। तो जो स्कॉर्पियोज होते हैं, ठीक है, उस फाइलम को ये बिलोंग करती है। क्लियर है? तो एरेक्निड्स अलग है, इसको याद रखिएगा। स्पाइडर एरेक्निड को बिलोंग करती है, जो जहाँ पे स्कॉर्पियो और माइट्स ये सारे चीज़ होते हैं। सवाल पूछा जा रहा है आपको फ्रॉग इज, यानी कि देखिए यहाँ पे अम्योनोटेलिक और यूरिकोटेलिक दी गई है। तो आपको यहाँ पे जो बेसिस है ये वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म क्या वेस्ट इंट्रोड्यूस करवाती है। यानी कि ये जो वेस्ट होती है किसके फॉर्म में होती है? नाइट्रोजन के फॉर्म में होती है, तो इसलिए हमको नाइट्रोजेनस कहते हैं।
नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो देखिए जो आपकी फ्रॉग हो गई, ये आपकी जो कैटेगरी में आएगी, ये क्या फ्रॉग क्या रिलीज करती है, फ्रॉग आपकी यूरिया रिलीज करती है। तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करवाती है उसको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। क्लियर है। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक किसे कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता हो, यूरिक एसिड। और यही हम आप बात अमीनोटेलिक, अमीनोटेलिक वो हो गया जो अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्रॉग हो गए, ठीक है, तो फ्रॉग हो गए आपके, और जितने भी आपकी एम्फीबियंस हो गए वो सारे आपके क्या हो गए, यूरियोटेलिक हो गए। यही हम बात करेंगे अगर जो यूरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करवाती है, यूरिकोटेलिक। तो ये आपकी जितने भी बर्ड्स हो गए, क्लियर है, जितने भी बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, यूरिकोटेलिक, यानी कि ये सब यूरिक एसिड रिलीज करवाते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। क्लियर है। तो मैं बता दिया हूँ, रिपीट करके आप समझ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछा गया आपको, स्नेक रिसीव साउंड वाइब्रेशन बाय, स्नेक जो होती है वो साउंड की वाइब्रेशन किस प्रकार से पता लगाती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। तो देखिए ये मैकेनिज्म को आप समझिए। देखिए सबसे पहली बात, एक चीज़ हम क्लियर कर ले कि जो स्नेक जो होती है ना, स्नेक, ठीक है, तो जो स्नेक की जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स, कभी कभी ये यहाँ से भी वाइब्रेशन क्या करती है, फिल कर लेती है, ठीक है, वाइब्रेशन यहाँ से भी फिल कर लेती है। लेकिन बेसिकली अगर जो हम सबसे बड़ी बात अगर जो हम जाने, ठीक है, सबसे बड़ी बात अगर जो हम जाने कि स्नेक कहाँ से करती है, तो देखिए स्नेक अगर जो हम बात करें तो ये अपनी स्कल से, ठीक है, साउंड जो रहती है ये इसकी स्कल में टकराती है, और स्केल से टकराने के बाद ये इनकी इंटरनल एयर में जाती है, इंटरनल ईयर में जाती है। यही इंटरनल एयर में जाने के बाद ब्रेन इसको क्या कर देता है, ब्रेन इसको सेंस कर लेता है, ठीक है, ब्रेन इसको सेंस कर लेता है, और उससे वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन उसे फील होने लग जाती है। तो ये है मैकेनिज्म, वाइब्रेशन उसे फाइनली फील हो जाती है। तो ये सारे मैकेनिज्म है, मेन मैकेनिज्म यही है, स्कल में जाती है, स्कल से इंटरनल एयर में जाती है, इंटरनल एयर से ब्रेन इसको सेंस करता है कि हाँ कुछ वाइब्रेशन आ रही है, और यही उसको बता देता है कि हाँ वाइब्रेशन होने लगी, तब ये अपना एक्शन ले लेता है। सोचिए कितनी फास्ट मैकेनिज्म होती होगी। तो इंटरनल एयर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए पूछा गया आपको, विच वन इज लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लिंक होती है, इसमें आधी करेक्टर कॉर्डेट वाली होगी, आधी करेक्टर नॉन कॉर्डेट वाली होगी। तो ये जो होगी, यानी कि कहा जाए कि इसी ऑर्गेनिज्म से कॉर्डेट्स की क्या हुई, जन्म हुई। तो देखिए ये एक एनिमल है जिसका नाम है बेलोनोग्लोसस, ठीक है, बेलेनोग्लोसस। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही कॉमन सी सवाल है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपके एसएससी में बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है, एसएससी में, क्लियर है, एसएससी में बहुत बार ये रिपीट हो चुकी है। तो बेलेनोग्लोसस नाम याद रखिएगा, कनेक्टेड लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछा गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सी है, पाइथन, कोबरा, डायरोप्सिस और ऑल दी अबव। तो देखिए आंसर होगा आपका पाइथन, क्योंकि पाइथन जहरीली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक बहुत ही साधारण सी स्नेक है, और ये लार्जेस्ट स्नेक इसको कहा जाता है, ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट स्नेक में से आती है, जो कि नॉन अटैकिंग के ग्रुप में आती है, यानी कि ये आपको बिना मतलब कि कभी भी अटैक नहीं करेगी, क्लियर है, नॉन अटैकिंग स्नेक है। अगर जैसे आप छेड़खानी नहीं करेंगे तो ये आपको कभी अटैक नहीं करेगा पाइथन, इस बात को आप याद रखिएगा, क्लियर है। तो बाकी सारे जो होते हैं स्नेक, वो अपनी सोचती, वो पहले सोचते हैं कि ये मुझे हमला करे, उससे पहले मैं इसको हमला कर दूं, क्या पता ये मेरे लिए खतरा हो, क्लियर है। लेकिन पाइथन जो होती है, जब तक आप इसको हमला नहीं करोगे ये आपको रेस्पॉन्स नहीं देगी, इसे हम नॉन अटैकिंग ग्रुप में कहते हैं, तो इसलिए, और ये नॉन पॉइजनस स्नेक होती है। तो पाइथन नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, पाइथन नॉन पॉइजनस है। और कोबरा के बारे में तो आप जानते हैं कि क्या है, कितनी जानलेवा है। एक और सवाल देख लीजिए, कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहा गया है, वार्म ब्लडेड एनिमल कैन रिमेन एक्टिव इन कोल्ड इन्वायरमेंट इन विच कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन हार्डली मूव, ठीक है। अगला पूछा गया है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल रिक्वायर मच लेस एनर्जी टू सर्वाइव देन वार्म ब्लडेड एनिमल। आगे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो देखिए स्टेटमेंट दो दिए गए, आपको यहाँ पे पता करना कौन सही है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट के पे हम आते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है वार्म ब्लडेड एनिमल जो होती है वो आपकी कोल्ड इन्वायरमेंट में भी आराम से एक्टिव रह सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, हम आप सब क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। हम अपने
ठंडे मौसम में अपने बॉडी को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी करके या फिर थोड़ी सी फूड हम चूइंग करते हैं, उससे भी हमारे बॉडी में गर्मी आ जाती है। या फिर हमारे हाथ में, बदन में छोटे छोटे हेयर्स हैं जो कि हमें ब्लैंकेट की तरह काम करती है, हमें वो गर्म करवाती है, क्लियर है। और यही यहाँ पे विच कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन हार्डली मूव, क्योंकि देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल अपने बॉडी मैकेनिज्म से कुछ नहीं कर सकती। इन्हें अगर जो इन्वायरमेंट में रहना है तो इन्वायरमेंट के अनुसार इन्हें रहना पड़ेगा। और जो इन्वायरमेंट ठंडा है तो ये ठंडा रहेंगे, अगर जो इन्वायरमेंट गर्म है तो इनके लिए सही रहता है। लेकिन इन्वायरमेंट अगर जो ठंडा रहती है तो ये हार्डली मूव करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि ठंडे के मौसम में, ठीक है, ठंडी के मौसम में आपको स्नैक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जो स्नैक्स देखने को मिलते भी होंगे तो वो रोड पे क्या होगी, रोड पे मरी हुई होगी, क्योंकि वो रोड को क्रॉस नहीं कर पाती है, क्लियर है। इतनी ठंडी होती है, उनको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल मूवमेंट नहीं कर पाते ठंडे के मौसम में, यानी कि वो अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, क्लियर है। इसलिए ठंडे मौसम में बहुत सारे सांप मरते हैं, क्योंकि वो कुचले दिए जाते हैं। आगे देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल रिक्वायर मच लेस एनर्जी टू सर्वाइव देन वार्म ब्लडेड एनिमल, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल को ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, क्लियर है। इसलिए तो समय समय पे खाते रहते हैं। और आपको पता होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल एक ही बार खा लेती है तो आराम से रहती है। अब देखो आंसर जो होगी इसकी, बोथ 1 और 2 पे आप क्लिक करिएगा। एक और सवाल देख लिए, मैच द फॉलोइंग है ये आपकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी बात करें तो पूरी तरह से नहीं दी गई है, ठीक है, थोड़ी आधी अधूरी ऑप्शन, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं दी गई है कौन करेक्ट है। तो देखिए मैच द फॉलोइंग करनी थी आपको, तो ऑक्टोपस आपकी मोलस्का में आएगी, सिल्वर फिश आपकी आर्थ्रोपोडा में आएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे नॉन मैचिंग है, क्लियर है। तो बस इतना ही याद रखिए, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट। सवाल पूछा गया आपको, द ओनली स्नेक बिल्ट इट्स नेस्ट इज, इसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। किंग कोबरा की जो फीमेल होती है, ठीक है, जो फीमेल होती है वो अपने एग्स को रखने के लिए क्या करती है, नेस्ट बनाती है। अगला सवाल आपको पूछा जा रहा है, इंसेक्टिवोरस फिश यूज फॉर मस्क्यूटो कंट्रोल, तो देखिए मस्क्यूटो कंट्रोल के लिए एक फिश की हम क्या करते हैं, फिश पालन करते हैं, यानी कि मछली पालन करते हैं। वो मछली का नाम क्या है, गम्बूसिया, उसको हम कहते हैं गम्बूसिया। अगर जो आप तालाब में गम्बूसिया पालोगे तो मस्क्यूटो की जो लार्वा होती है, ठीक है, मस्क्यूटो की जो लार्वा होती है उस लार्वा को ये क्या कर जाती है, खा जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या होती है कि मस्क्यूटो तालाब में पनप नहीं सकती है, वो पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि गम्बूसिया उसकी सारी एग्स को खा जाती है। तो ये एक तरह की इंसेक्टिवोरस की तरह काम करता है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया आपको न्यूमेटिक बोन्स ऑफ बर्ड, तो जो न्यूमेटिक बोन्स होते हैं वो बर्ड को किस तरह से मदद करते हैं, आपके सवाल में पूछे गए। ऑप्शन बहुत सारे दिए गए, लेकिन ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। जितने सारे आपके एयर में ऑक्सीजन है, उस एयर में ऑक्सीजन को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करवाती है, ब्लड में बहुत सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाती है। तो न्यूमेटिक बोन्स इसमें मदद करता है। इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट को आप करेक्ट करिएगा। तो आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मंकी, तो लार्जेस्ट मंकी कौन है। तो देखिए मैंड्रिल जो होती है ये आपके लार्जेस्ट मंकी होती है। मैंड्रिल और एक और ड्रिल होती है, ये दोनों मिला करके एक जेनस को बिलोंग करती है। उस जेनस का नाम है पपियो, ठीक है। तो ये जो पपियो होती है ये बबून्स के अंदर आते हैं, और ये सारे जितने भी मंकी है ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, लार्जेस्ट मंकी तो आप जान लिया, अब आपको जाननी है स्मॉलेस्ट मंकी क्या होती है। स्मॉलेस्ट मंकी, तो स्मॉलेस्ट मंकी जो होती है ये बहुत ही छोटी होती है। अगर जो बात करें तो एप्पल, ठीक है, एक सेब की वजन होती है उसके बराबर इसको आप नाप सकते हैं, ठीक है। तो सेब के बराबर इसकी वजन होती है, और इस मंकी का नाम है पिग्मी मार्मोसेट। तो चलिए बस यही है आज के हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फट से सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।